हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2019 का 11/2/2019 डेट ये दिया हुआ है, तो पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं। टाइम देखिए, फर्स्ट शिफ्ट था 9 से 10:30 AM तक। तो इसमें पहला पार्ट है रीजनिंग का, और इसके आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। 2019 के 40 पेपर हैं टोटल। तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध रहेंगे, तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के पहले ये पूरे आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ताकि उन सभी छात्रों को इसका लाभ प्राप्त हो सके जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो देखिएगा, इसमें जनरल सेक्शन में, मतलब इसमें जनरल रीजनिंग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कहता है। उस विकल्प का चयन करें जो XY रेखा पर दर्पण रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि से सर्वाधिक मेल खाता है। तो याद रखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा लेफ्ट टू राइट चेंज होता है, मतलब लेफ्ट राइट हमें चेंज करना है। इसको जस्ट पलटेंगे, इस पूरे शब्द को इस तरफ। टॉप बॉटम जल प्रतिबिंब होता है, इसको लेफ्ट राइट करेंगे तो ई आ जाएगा इस साइड, और वो भी इसका ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो देखिए इस वाले ऑप्शन में है, बाकी ऑप्शन में तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका होगा दर्पण प्रतिबिंब। तो ई आ जाएगा इधर, सी भी पलट जाएगा, तो देखिए इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ए का तो जो का त्यों उसी तरह रहेगा ए, तो यही होगा ECA फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, आप लोगों को इजी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा प्रत्येक सवाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए 196, 121, 256 और 252। तो देखिए 196 14 का वर्ग होता है, तो इसमें देखिए लिखते जाएंगे। और 121 11 का वर्ग होता है, और यहाँ पर 256 16 का वर्ग होता है। और ये किसी संख्या का वर्ग नहीं होता, तो ये अन्य हो जाएगा, इसमें भिन्न है ऑप्शन में, क्योंकि ये किसी न किसी का वर्ग है, जबकि ये वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी इस तरह आए इंग्लिश लेटर ले, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो हमेशा क्रमांक डालते हैं। सी का क्रमांक 3 होता है, डी का क्रमांक 4 हो गया, और यहाँ पर एच का क्रमांक 8 होता है, क्रमांकित मान, आई का 9 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 3 1 4, मतलब यहाँ 1 बढ़ाया है, फिर जस्ट 4 4 8, 4 गैप करके 4 4 8, फिर 8 1 9, मतलब यहाँ पर 1 का अंतर है, फिर 4 बढ़ा करके फिर 1 का अंतर है। तो इसी तरह देखिए किसी ऑप्शन में होगा, यही फॉलो होगा। तो देखिए 1 1 2, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो 1 1 2, और यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4 जोड़ेगा तो 6 आना चाहिए, तो ये गलत है, पहला ऑप्शन नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिएगा 16 1 17, फिर 17 4 21, यहाँ पर देखिए 16 है, ये 17 है, और 17 4 ये 21 है, और ये 22 है। यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, जो इससे मैच होता है, मतलब इसमें 4 का यहाँ पर अंतर होना चाहिए, 17 4 21 और फिर ये 22। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बाकी किसी में फॉलो नहीं हो रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। तो यहाँ पर एक समीकरण लिखा है, अब ये चिन्ह यहाँ पर परिवर्तित करना ताकि 13 यहाँ प्राप्त हो। तो पहला ए ऑप्शन को पहले चेक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो गुणे को भाग में बदल दें और माइनस को प्लस में बदल जाए, ऑप्शन ए वाला ये कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए पहले समीकरण लिखा हुआ है 30 गुणे 3 और माइनस यहाँ 3 बराबर 13। तो यहाँ पर देखिए गुणे को भाग में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, पहला ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो गुणे को भाग में बदल देते हैं, तो 30 भागे 3, और ये माइनस है, तो माइनस को देखिएगा यहाँ माइनस को प्लस में बदला जाएगा, तो यहाँ पर ये प्लस लिखेंगे, और ये 3, तो अब बराबर 13 प्राप्त हो जाएगा। तो यही ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो देखिए 30 में जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त होगी 10, और ये प्लस 3 है, तो 10 और 3 13, मतलब दोनों तरफ ये वैल्यू समान आ रही है, 13 प्राप्त हो गया, 13 बराबर 13। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसमें। तो अलग अलग ऑप्शन चेक करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखिएगा, उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले श्रृंखला देखिए, श्रेणी क्रम क्या है। तो ये किसी न किसी घन के नज़दीक है, जैसे 1 का घन है तो इसके नज़दीक है, जैसे 2 का घन 8 होता है तो ये 2 के घन के नज़दीक है, 3 का घन 27 होता है तो इसके नज़दीक है, 4 का घन 64, 5 का घन 125। तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं। 2 को लिखेंगे 1 का घन प्लस 1, तो ये प्राप्त हो जाएगा 2। तो इस तरह से पहले लिख लेते हैं, 2 9, फिर 28, यहाँ 64, 126 और 217, फिर 344 और लास्ट में 513 है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो 2 को लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 1, और 9 प्राप्त होगा 2 क्यूब प्लस 1, इस तरह से। तो 2 का घन 8 1 9, और ये 28 देखिए 3 का क्यूब के नज़दीक है, तो 3 क्यूब और प्लस 1, 3 का घन 27 1 28।
लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट 4 का क्यूब लिख दिया है, 64 लिख दिया डायरेक्ट, +1 नहीं किया, तो ये अलग हो जाएगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इस तरह से ये फॉलो नहीं कर रहा। और फिर आगे देखिए 5 का क्यूब 125 और +1 126। इसी तरह 6 का क्यूब और +1 करेंगे तो 6 का क्यूब 216 और 1 217। और यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होता है, +1 जोड़ेंगे 344। और इसी तरह ये 8 का क्यूब 512 होता है, +1 करेंगे तो 513। तो मतलब ये वाला अलग है इस सीरीज पूरे श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उस बेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता हो। तो देखिए विद्यालय, अध्यापक और छात्र के लिए कौन सा बेन डायग्राम सही है। तो देखिए विद्यालय के अंदर दोनों आ जाते हैं, विद्यालय के अंतर्गत अध्यापक और छात्र। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर जो डी है ये सत्य होगा बेहतर रूप से, मतलब ये हो जाएगा। बाहर वाले डायग्राम को विद्यालय मान लेंगे, ये विद्यालय के लिए इंगित करेगा। और अंदर ये जो दोनों हैं तो ये अध्यापक और छात्र, इसको अध्यापक लिख लेते हैं। और ये जो सेकंड वाला है तो ये छात्र हो जाएगा। तो यही वाला डायग्राम इसका उत्तर होगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर खड़ा है, और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो बीच में कौन खड़ा है। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो देखिए यहाँ पर मुंह की दिशा नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि सभी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं 5 लोग। 1 2 3 4 5 छात्र थे। और जब नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ मुंह की दिशा होगी तो ये सभी का राइट होगा, इस तरफ सबका राइट होगा, और ये होगा सबका लेफ्ट, मतलब ये बायां और ये दायां। अब देखिए सेट करेंगे इन्हीं 5 प्लेस पर। तो कह रहा है कि सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। तो सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है, तो देखिएगा प्रणव के यदि इस साइड हो सकती है या सुमन इस तरफ हो सकती है। तो ये अभी लिखेंगे नहीं, प्रणव तो बीच में रहेगा, इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। तो इस डाटा को अभी कहीं भी नहीं लिखेंगे क्योंकि श्योरिटी नहीं है, इसलिए तो साइड में लिख लेते हैं। फिर अगला कह रहा है कि लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। तो मतलब एक तरफ फिर दीना होगी, जैसे मतलब इस साइड दीना, तो ये प्रणव और सुमन, या फिर प्रणव को बीच में रखेंगे तो इधर सुमन तो इधर दीना, ये कंडीशन हो सकती है। क्योंकि दीना के बगल में नहीं खड़ी तो इसको एक साइड करेंगे, दीना को इस तरफ, प्रणव बीच में। फिर आगे देखिएगा, अब कह रहा है कि कुमार राजू के बगल में खड़ा है जो सबसे बाईं ओर है। तो कुमार की कंडीशन बता रहा है कि कुमार जो है वो राजू के बगल में खड़ा है, और वो राजू जो है तो सबसे बाईं ओर है। तो यदि राजू सबसे बाईं ओर है यानी लेफ्ट है, तो यहाँ पर यदि राजू होगा तो कुमार को फिर इस तरफ खड़ा करेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा कुमार। इस तरह से पहले लिखना है। इसके बाद अब कह रहा है और दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ा है। तो दीना जो है तो कुमार के बगल में, मतलब यहाँ दीना की कंडीशन नहीं होगी। तो जब दीना कंडीशन यहाँ नहीं होगी तो फिर दीना इस तरफ खड़ी कर देंगे इसको, दीना को, दीना इधर, प्रणव इधर और सुमन इधर। क्योंकि अभी 3 लोगों को तो खड़ा करना है, ये 3 कंडीशन थी, 3 लोगों की ये कंडीशन दी हुई है। तो दीना को इधर करेंगे, प्रणव को बीच में और सुमन को इस साइड। अब बताइए 5 लोग यहाँ खड़े हैं तो बीच में कौन है। तो बीचों बीच सुमन खड़ी है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। मतलब श्योरिटी जब तक नहीं हो तो यहाँ पर सेट नहीं करेंगे, वो बाद में लास्ट में सेट करते हैं पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8वां देखिएगा, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो यहाँ पर देखिएगा नीचे, आगे, ऊपर, बड़ा। तो इसमें सबसे अलग होगा बड़ा, क्योंकि ये सभी दिशाओं को इंगित कर रहे हैं, मतलब संकेत कर रहे हैं, नीचे, आगे, ऊपर। लेकिन ये बड़ा, ये अलग सबसे अलग है, यही असंगत होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में आया, और अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस से बाद में रह गया। प्रतियोगिता किसने जीती। तो याद रखिए यदि पहले है तो अब सबसे ऊपर लिखते हैं, यदि पहले हो या आगे हो तो इसको याद रखिए ऊपर लिखेंगे, और यदि बाद में है तो जस्ट उसके नीचे लिखेंगे या पीछे। तो इसको याद रखेंगे इन शब्दों का। तो अब देखिए इसी के आधार पर सेट करते हैं। कह रहा है कि एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया, रॉबर्ट मोनिस से पहले। तो रॉबर्ट यदि मोनिस से पहले है तो देखिएगा रॉबर्ट को ऊपर लिखेंगे, अब मोनिस को नीचे लिखेंगे। इस तरह सेट करते जाएंगे, पढ़ते जाना है। और लेकिन कह रहा रॉबर्ट मोनिस से पहले लेकिन गुंजन के बाद में है। तो रॉबर्ट से आगे अब गुंजन है तो गुंजन को अब ऊपर लिखेंगे, इसी तरह सेट करना है। आगे देखिएगा अनिल सुनील से पहले लेकिन मोनिस से बाद में है। तो मोनिस से बाद में है अनिल, तो मोनिस से बाद में है तो नीचे लिखेंगे, लेकिन सुनील से पहले है तो सुनील को नीचे लिखेंगे,
क्योंकि अनिल सुनील से पहले है तो सुनील नीचे आएगा। कह रहा है कि प्रतियोगिता किसने जीती, तो जो सबसे ऊपर है टॉप में गुंजन, ये प्रतियोगिता जो जीतीगी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको इसी तरह सेट कर लेना है पहले और बाद को की कंडीशन को देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए यदि d बराबर 4 और g बराबर 7 तो गार्डेन बराबर कितना होगा। तो देखिए क्रमांक होता है d का 4 और g का 7 होता है, तो गार्डेन में भी देखिए GARDEN, तो यहाँ पर प्रत्येक का क्रमांक लिख के जोड़ देना है। तो g का 7 होता है, a का 1 होता है, r का 18 होता है, d का 4, e का 5, n का 14। अब इनको सभी को प्लस कर देंगे आपस में, तो जब प्लस करेंगे तो टोटल 49 आएगा। आप लोग इसको जोड़ लीजिएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसमें क्रमांकिक मान लिख के फिर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचाने। तो देखिए यहाँ मिस्र की कैरो यानी काहिरा ये राजधानी है, इटली की रोम राजधानी है, यहाँ पर इराक की दिनार ये मुद्रा है, और ग्रीस की एथेंस ये राजधानी है ग्रीस की। तो ये अलग है, ये मुद्रा इसमें दिया है ऑप्शन नंबर सी में, इराक की मुद्रा है, बाकी में राजधानी दिया हुआ है देशों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, नीचे दिए गए कथनों के बाद दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा या कौन से निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। अब देखिए कथन 2 दिए हुए हैं, तो डायग्राम बनाएंगे। जैसे कह रहा है कि कुछ गुड़िया फूल हैं, तो यहाँ पर पहले डायग्राम बना लेते हैं। अब जब कुछ शब्द यूज करता है तो ये एक दूसरे को कट ऑफ करेंगे, यहाँ से काटेंगे। तो कुछ गुड़िया फूल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कुछ गुड़िया और फूल है, तो मतलब फर्स्ट वाले को यहाँ गुड़िया लिखेंगे, सेकंड को ये फूल। ये इस तरह डायग्राम बनेगा। फिर आगे कह रहा कि कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, तो गुड़िया तो यहाँ पर लिखा है, तो पेड़ अलग कर लेंगे, मतलब इसको अलग कर लेंगे, इसको दूर बना लेंगे पेड़ के लिए। लेकिन फूल तो हो सकता है ना, कुछ पेड़ फूल, तो यहाँ भी इसको बनाया जा सकता है। यही डायग्राम यहाँ बना सकते थे, ये यहाँ भी बन सकता था, तो मतलब यहाँ पेड़ के लिए ये डायग्राम, तो यहाँ भी इसको बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं, 2 जगह बना सकते हैं। तो कह रहा कि कोई पेड़ गुड़िया नहीं है, कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं, तो दूरी इसको दूर बना लेंगे, और या फिर इसके साथ फूल के साथ इसको काट के, मतलब कुछ फूल पेड़ हो सकते हैं ऐसा, या कि इसमें यहाँ से या कि इधर से काट लें, या कि इधर से काट लें, इसमें टच नहीं करना, पेड़ और गुड़िया का इसका कनेक्ट नहीं करना बस। अब निष्कर्ष देखिए, कह रहा कि कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो देखिए कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो दूर दूर ऑलरेडी है, यहाँ भी देखिए दूर दूर है, तो पहला निष्कर्ष सत्य है, 100% सत्य है डेफिनेटली। और दूसरा कह रहा कि कुछ फूल पेड़ है, तो कह रहा कुछ फूल पेड़ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ फूल पेड़ है, इसमें तो नहीं सत्य दिख रहा है, सत्य प्रतीत नहीं हो रहा है, दूर दूर है, कोई फूल पेड़ नहीं है, तो इसलिए दूसरा निश्चित रूप से असत्य है। तो केवल पहला कथन अनुसरण करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, देखिएगा, और डायग्राम से ही इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सन्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब घुमाना नहीं है, ये वाली आकृति किसमें ज्यों का त्यों छुपी हुई है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में, बाकी तो आप देख रहे नहीं है, ये यहाँ पर ये बना हुआ है, ये किनारे और ये जस्ट इस तरह, तो यही आकृति ये यहाँ छुपी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः A, B, C, D, E और F को आवंटित किया गया है, आवंटित बांटा गया। ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है, मतलब एक कतार उत्तर तरफ डायरेक्शन है, और तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। अब B को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो कि D के बगल में नहीं है, तो D और F तिरछे एक दूसरे के सामने कार्यालय मिले। अब कह रहा सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो दक्षिण मुखी कार्यालय मिला, और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला। तो निम्नलिखित में से किस संयोजन को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला। संयोजन का मतलब कि एक से मतलब 3 का ग्रुप होगा, और दक्षिण मुखी किसको मिला। तो अब देखिए सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए 3 कार्यालय, इनकी फेसिंग एक 3 की दक्षिण है, 3 की उत्तर है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो 3 है, तो इनका उत्तर की तरफ सबका मुँह है, तो उत्तर मुखी है, तो सॉरी नॉर्थ है यहाँ पर। तो उत्तर मुखी जब होंगे, यदि उत्तर की तरफ है तो ये सभी का राइट होगा और ये लेफ्ट होगा, इसको लिख लेंगे। और ये सभी दक्षिण मुखी हैं, ये ऊपर वाले,
तो ये यहाँ पर अब चेंज हो जाएगा, मतलब लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ये सभी का लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। अब इसको देखिए आराम से इसको सेट करते हैं। कह रहा है कि एक मंजिल पर 6 कार्यालय ABCDEF है और ये कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का रुख उत्तर की ओर है तथा एक दक्षिण की ओर। यहाँ तक तो ठीक है। अब कह रहा है कि B को उत्तरमुखी कार्यालय मिला जो D के बगल में नहीं है। तो B को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, मतलब B इस लाइन में है लेकिन D के बगल में नहीं है, तो B को इधर लिख देते हैं और D को इधर लिख देते हैं, ये दूर दूर लिख देते हैं क्योंकि बगल में नहीं इसलिए। और D और F एक तिरछे एक दूसरे के सामने कार्यालय में है, तो D इधर है तो F इधर हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के तिरछे, मतलब इस तरह ऐसे मिला D और F को। अब लिखिए, देखिए जिसका कार्यालय F के बगल में नहीं है, सॉरी C जिसका कार्यालय F के बगल में नहीं, तो C F के बगल में नहीं तो C यहाँ किनारे हो जाएगा। और आगे देखिएगा E को उत्तरमुखी कार्यालय मिला, तो E को उत्तरमुखी, तो ये है उत्तरमुखी, तो E इस लाइन में आएगा। तो जो बचा कुचा A है तो वो A आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से सब सेट हो गए। ये दक्षिण मुखी कह रहा है कि दक्षिण मुखी कार्यालय में कौन कौन है, तो FAC होंगे, मतलब इसको FCA भी पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए FCA ये दक्षिण मुखी कार्यालय है, तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। इसी तरह आपको सेट कर लेना है और फिर इसके बाद उत्तर देखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो देखिएगा, पहले देखिए यहाँ 4 है, तो 4 में देखिए 2 जोड़ दिया तो 6 आया, मतलब 4 2 6, फिर 6 4 10, पहले 2 प्लस किया फिर 4 प्लस कर रहा है, फिर 10 2 12, तो मतलब प्लस 2 किया तो फिर 4 प्लस किया, 12 4 16, अब फिर 2 प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस 2 प्लस 4 ऐसे चल रहा है, तो 16 2 यहाँ 18 होना चाहिए। तो बाएं तरफ से देखें तो बाएं तरफ से पहले कोष्टक की सही संख्या दूसरे कोष्टक की गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका। बाएं तरफ से पहले कोष्टक की संख्या सही लिखी है और दूसरे कोष्टक की गलत लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही और दूसरी गलत है, कोष्टक वाली संख्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या का चयन करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये श्रृंखला लिखी हुई है, तो इसको पहले लिख लेते हैं श्रृंखला पूरी। यहाँ पर देखिएगा श्रृंखला में यहाँ पर ये लिख गई। अब यहाँ पर देखिए 2 का गुणा करके और फिर प्लस 1 किया है, तो 1 दूनी 2 प्लस 1 3, फिर यहाँ पर 2 का गुणा करके माइनस किया है, 2 3 दूनी 6 माइनस 1 5, फिर 2 का गुणा करके प्लस 1 किया है, गुणे 2 प्लस 1, तो 5 दूनी 10 1 11, फिर 2 का गुणा करके और यहाँ पर 11 दूनी 22 और माइनस 1 तो 21 हुआ, फिर यहाँ 2 का गुणा करके और फिर प्लस 1 करेगा तो 21 दूनी 42 1 43, फिर 2 का गुणा करके माइनस 1 करेगा तो 43 दूनी 86 माइनस 1 85, फिर 2 का गुणा करके और प्लस 1 करेगा और उत्तर पाने के लिए यहाँ पर 2 का गुणा माइनस 1, तो 2 का गुणा जब करेंगे आपस इसमें 171 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 342 आएगी क्योंकि 2 का गुणा कर रहे हैं, तो 342 में माइनस 1 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 341। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो पहले सीरीज में देखना कि क्या फॉलो हो रहा है लास्ट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि चिल्ड्रेन को कूट भाषा में LIHCNERD लिखा जाता है तो मूवमेंट को कूट भाषा में कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा चिल्ड्रेन का कूट भाषा में ये जो लिखा है तो इसको देखिएगा टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हैं, तो इसको हाफ से डिवाइड करके और विपरीत क्रम में लिखा है, मतलब LIHC, यहाँ पर देखिए LIHC और फिर ये सेकेंड हाफ को भी विपरीत क्रम में लिख दिया, उल्टा कर दिया NERD, देखिए NERD। तो सेम इसमें भी देखिए 4 4 8 है, तो पहले फर्स्ट हाफ को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो EVOM, यहाँ पर हो जाएगा EVOM, और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए सेकेंड हाफ को भी विपरीत क्रम में लिखेंगे तो TNEM हो जाएगा, मतलब TNEM। तो यहाँ पर फर्स्ट E और लास्ट एम देख लेंगे ऑप्शन में, तो फर्स्ट E लास्ट एम यही वाला होगा, फर्स्ट E लास्ट एम, बाकी में किसी में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। EVOM TNEM ये लिखा हुआ है, EVOM TNEM इस तरह से। और आपको कोडिंग डिकोडिंग यानी रीजनिंग का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो भी सेकंड चैनल है माइंड वेव क्लास 1 के नाम से, वहाँ पर आप फॉलो कर लीजिए उसको। यहाँ पर देखिएगा निम्नलिखित श्रृंखला में अगले पद का चयन करें, मतलब ये श्रेणी क्रम है, तो जब भी लेटर हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर सीधे क्रमांक डालेंगे, O का 15, R का 18, फिर यहाँ पर U का 21, X का 24 होता है और A का 1 होगा, 1 को 27 भी माना जाता है, याद रखेंगे 26 के बाद ये फर्स्ट A आता है। तो देखिए 15 3 18 3 जोड़ा है, फिर 18 3 21 3 जोड़ा है, 21 3 24 3 जोड़ा है, तो
तो 24 3 27 मतलब डायरेक्ट 1 में आ जाएंगे, और 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा। 4 का मतलब यहाँ डी हो जाएगा उत्तर इसका। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका, यहाँ पर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो पहले तो कथन देख लेते हैं। पहला देखिए, जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं, पहला कथन है। दूसरा कह रहा कि जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो ये दो कथन हो गए। अब निष्कर्ष देखते हैं कौन सा सत्य होगा। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष फर्स्ट है, कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो यहाँ पर ये गलत है। यदि निष्कर्ष देखें तो पहला गलत होगा। कह रहा कि कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं, तो ये सही हो सकता है तो कथन के अनुसार। फिर कह रहा कि सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी है, ये भी असत्य होगा क्योंकि सभी जापानी नहीं होंगे, तो ये गलत है। फिर कह रहा कि कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है, ये सत्य हो सकता है। तो मतलब दूसरा और चौथा अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष दूसरा और चौथा अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो आपको कथन देख करके ही इसका सल्यूशन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ देखिए 11:169 लिखा है और फिर समानुपाते 18 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखिए 11 में यदि 2 जोड़ दें तो 13 का वर्ग होता है 169। इसी तरह 18 में 2 जोड़ देंगे तो 20, और 20 का वर्ग लिख देंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह 400। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आपको सर्च करना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए बैल अनुपाते गाय, तो देखिए गाय का विलोम होता है बैल, तो उसी प्रकार शेर अनुपाते शेरनी हो जाएगा, ये विलोम शब्द लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, ये इसका देखिए यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब लिया है, मतलब टॉप टू बॉटम, जस्ट इसको जस्ट नीचे करेंगे तो ऐसी आकृति प्राप्त होगी। लेकिन इस वाले को इसको जस्ट ये इसका जल प्रतिबिंब लिया है, जस्ट इसको जब नीचे करेंगे इस साइड को, टॉप और बॉटम को, तो ये आकृति प्राप्त होगी। इसी तरह इसको जब नीचे करेंगे इसको भी, तो इसके बगल में आएगा ये वाली आकृति। आप देखिएगा जब इसको इस तरह से जस्ट टॉप टू बॉटम इसको चेंज करेंगे तो ये सी नंबर ऑप्शन की आकृति फिट होगी इसमें। तो जल प्रतिबिंब इसमें है, मतलब बगल वाली आकृति जस्ट, तो इसके बगल वाली आकृति ये वाली सेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें यदि दर्पण प्रतिबिंब देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट टू राइट चेंज होता है। तो मतलब यदि इसकी आकृति यहाँ पर देखिए लेफ्ट टू राइट, इसको इस साइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो इसी तरह इसको जस्ट इस साइड कर देंगे, लेफ्ट राइट चेंज कर लेंगे तो इधर आएगा। तो ये दर्पण प्रतिबिंब से भी सोच सकते हैं, मतलब ये फाइनली यही सेट हो रहा है इसमें। और अगला क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। देखिए वृत्त के अंदर कर दिया है त्रिभुज, पहले वृत्त था, वृत्त के अंदर त्रिभुज, फिर ये त्रिभुज बाहर किया, फिर त्रिभुज के अंदर कर दिया है चतुर्भुज, फिर चतुर्भुज को यहाँ पर लिया है, तो अब चतुर्भुज के अंदर पंचभुज होगा। तो मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये वाली आकृति आगे आएगी नेक्स्ट इसके बाद। तो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा पर मोड़ने से बनेगा। तो मतलब अब देखिए सबसे पहले जैसे ये बना हुआ है तो सबसे पहले इसको इस तरह मोड़ेंगे, इस तरफ आएगा, फिर ये जस्ट यहाँ से कट हुआ है तो इसको जस्ट उस साइड मोड़ देंगे, तो ये फाइनली आकृति इस तरह की प्राप्त होगी लास्ट में जब आप मोड़ेंगे। या कि इसमें जस्ट इसको केवल ऐसे मोड़ेंगे तो ये चला जाएगा इस कोने में और ये आएगा इस कोने में, केवल यहाँ से मोड़ना है तब भी ये प्राप्त होगी, इधर से नहीं मोड़ना, ये बीच से नहीं कैंसिल आउट नहीं करना, ये मतलब इसको कट नहीं करना, केवल इतना कट करना है। ये इधर मुड़ेगा तो ये आकृति बन रही है, एक बार ही मोड़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी फाइनली ये बनेगा, यहाँ से दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। तो असंगत देखिएगा यहाँ पर ए नंबर में देखिए यहाँ 4, पहले क्रमांक लिख लेते हैं, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो 4 3 2 1 घटते क्रम में लिखा है। इसी तरह यहाँ पर ये 26, फिर 25, 24 और 23 घटते क्रम में लिखा है। फिर यहाँ पर देखिए 12 11 10 9, तो यहाँ लिखेंगे 12 11 10 9 घटते क्रम में है। तो यहाँ पर देखिए 17 18 19 ये बढ़ते क्रम में है, तो ये ऑप्शन अलग है, मतलब असंगत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्रमांकित मान डालने से पता चल जाता है।
नेक्स्ट देखिए जीके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहते हैं। और इसमें साथ में याद रखिएगा, तथा सबसे छोटी हड्डी कान की होती है, जिसे स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। और ये कान के बीच में पाई जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 5.5 मिलीमीटर होती है, जो सबसे छोटी हड्डी की। तो याद रखिएगा इसको भी, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो 2018 के अनुसार देखें तो विश्व की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। और यहाँ याद रखिएगा, वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था के फिसल कर 7वें स्थान पर पहुँचने का मुख्य कारण था डॉलर की तुलना में रुपए का उतार चढ़ाव और जीडीपी ग्रोथ की धीमी रफ्तार। और लेकिन वर्तमान में यदि 2021 की बात करें तो वर्तमान 2021 में ये भारत जो है तो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा हुआ है। और ये अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान और जर्मनी, याद रखिएगा विश्व में पहली यदि अर्थव्यवस्था वाला देखें तो अमेरिका, उसके बाद आता है चीन, फिर इसके बाद है ब्रिटेन, और इसके बाद जापान, और इसके बाद जर्मनी। तो ये 5 देश आगे हैं, मतलब जापान, जर्मनी। इसके बाद आता है भारत का नंबर। तो अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, इनकी अर्थव्यवस्था अपने देश से आगे है। तो 6वें नंबर पर भारत है, 2021 में आ चुका है, तो इसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। और ये कंडीशन है जीडीपी के आधार पर, इसको याद रखिएगा। लेकिन वहीं पर यदि ट्रिपल पी, पीपीपी के आधार पर देखा जाए तो अमेरिका पहले नंबर पर, चीन दूसरे नंबर पर है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर है। तीसरा स्थान भारत का है। ट्रिपल पी के आधार पर देखें तो भारत तीसरे नंबर पर है, इसको भी याद रखिएगा। ट्रिपल पी के आधार पर यूएसए और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, सोवियत संघ वर्ष खालिस्तान में टूटा था, यानी सोवियत संघ यानी रूस कहलाता है। तो ये 26 दिसंबर 1991 को टूटा था। और इस घोषणा के बाद सोवियत संघ के भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया था। और विघटन के पूर्व मिखाइल, ये नाम था उनका राष्ट्रपति का, जो सोवियत संघ के थे, मिखाइल गोर्बाचेव, इसको याद रखिएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। तो इन्होंने इस पद से त्याग पत्र दे दिया था एक दिन पहले, विघटन के एक दिन पहले। मिखाइल गोर्बाचेव, इसको याद रखिएगा, यहाँ पर चेव है। तो सोवियत संघ वर्ष 2019 में 1991 में, वो भी 26 दिसंबर 1991 में विघटित हो गया था, मतलब टूटा था। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खालिस्तान से निकलती है। तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, इसको याद रखिएगा। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और साथ साथ नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये प्रवाह क्षेत्र है इसका 3 राज्यों में, इसको भी याद रखिएगा। और यह अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। और इस नदी की लंबाई है 1312 किलोमीटर, टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1050 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, इसको भी याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? ये बैस्टिल जेल यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बैस्टिल जेल पर जनता ने हमला किया था। तो ये फ्रांस की क्रांति, और ये फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था सामाजिक असमानता। और बैस्टिल जेल पर जनता के हमले से फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ था, इसको याद रखिएगा। इस जेल को फ्रांस की जनता दमन का प्रतीक मानती थी। और 14 जुलाई 1789 में पेरिस की भीड़ ने बैस्टिल के किले पर हमला कर मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और कैदियों को मुक्त कर दिया था। यह घटना निरंकुशता का पतन एवं जनता की विजय का प्रतीक था। तो फ्रांस की क्रांति में वाल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू का महत्वपूर्ण योगदान है। ये 3 व्यक्ति थे, याद रखिएगा, वाल्टेयर, रूसो और मॉन्टेस्क्यू, ये 3 व्यक्तियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है फ्रांस की क्रांति में, मॉन्टेस्क्यू। तो इसको भी साथ में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। और पौधे भोजन के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिसपे पौधे की पत्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और पौधों की पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। और इसकी उपस्थिति के कारण ही, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही पत्तियों के का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का संग्रहण करने में पत्तियों की मदद करता है, अतः पत्तियों द्वारा संग्रहित ऊर्जा को पौधे भोजन के रूप में संचित करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो हरा रंग पत्तियों में क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। इसमें कृषि आ जाता है और वानिकी भी आ जाता है, मछली पकड़ना और खनन आदि शामिल है। तो याद रखिएगा, इसमें अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र इसमें कृषि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, खालिस्तान भारत एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। यहाँ पर याद रखिए, उसी उड़ीसा झारखंड क्षेत्र में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और क्योंझर जिला, ये दो याद रखिएगा, मयूरभंज और क्योंझर जिला के बादाम पहाड़ से के खदानों से निकाला जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उड़ीसा और झारखंड क्षेत्र ये लौह अयस्क क्षेत्र, प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है भारत का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति के रूप में जाना जाता है। तो ये गौतम बुद्ध को जाना जाता है, भगवान गौतम बुद्ध को, उनके सद्विचारों के कारण ही लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी नामक स्थान पर नेपाल में हुआ था। और वैशाख पूर्णिमा के दिन उनको बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तब से वो बुद्ध कहलाए। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो याद रखिएगा इसको भी, ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसको याद रखिएगा। साथ ही कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, कथक उत्तर भारत का है और मोहिनीअट्टम केरल का है, इसको भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, तमिलनाडु भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जब यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से न दे तो समझ लीजिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि डायरेक्ट पूछे भारत देश का सबसे छोटा राज्य तो गोवा होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम होता है, याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य। तो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये पीवी सिंधु हैं और ये एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भारत की पहली महिला जो कि 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था। तो याद रखिएगा पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई? तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नागपुर में हुई थी। सन 1920 की बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक। तो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, श्रीलंका में गृह युद्ध की शुरुआत बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जुलाई 1983 में तो शुरू हुआ था। ये 1983 में शुरू हुआ था, वो भी बहुसंख्यक सिंहला थे और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच। और इसका अंत हुआ था 2009 में, जो कि श्रीलंकाई सरकार ने लिट्ठे को परास्त करके समाप्त किया था। यह मुख्यतः श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी ये गुट था लिट्ठा, उसके बीच लड़ा जाने वाला युद्ध था। तो याद रखिएगा, इसे गृह युद्ध दिया गया नाम। तो 2009 में समाप्त हुआ था श्रीलंका में गृह युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, जीन जेकस एक प्रसिद्ध खाली स्थान था। तो जीन जेकस एक प्रसिद्ध चिंतक था, याद रखेंगे। और जीन जेकस रूसो आधुनिक युग का महान विचारक था। पूरा नाम था इनका जीन जेक्स रूसो। ये आधुनिक युग के महान विचारक थे और फ्रांसीसी विद्वान थे। इन्होंने माना था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये इनका कथन था और रूसो ने अपने सामाजिक समझौते में ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 है, लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो ये लावड़ी है महाराष्ट्र का, इसको याद रखिएगा। और यह अपनी शक्तिशाली लय और ताल के लिए प्रसिद्ध है। यह महाराष्ट्र राज्य में एक लोकप्रिय संगीत की शैली है जो कि ढोलक की धुनों पर इसका आयोजन किया जाता है विशेष रूप से। तो याद रखिए, लावड़ी महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, खालिस्तान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कबूतर। और इस सफ़ेद कबूतर को शांति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में डव भी बोलते हैं, डव, या फिर इस पक्षी को कपोत भी जाना जाता है, कपोत के नाम से, इसको भी याद रखिएगा। और वैज्ञानिक नाम इसका कोलंबडी है, इसको भी याद रखिएगा, कोलंबडी इसका वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद कबूतर या कबूतर का। तो ये तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर लार ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है, बाकी हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं पेनियल ग्रंथि, इसको याद रखिएगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, अधिवृक्क, वृषण और अंडाशय, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। जबकि लार ग्रंथि ये अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और डीएनए एक सजीव कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु हैं। तो याद रखिएगा इसका, ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ताजमहल। तो ताजमहल में पिएट्रा ड्यूरा एक ऐतिहासिक कला है। इसमें उत्कृष्ट पद्धति से कटे व जड़े हुए, तरासे हुए एवं चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से पत्थर में चित्रकारी की जाती है। तो ये ताजमहल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक का नाम है पिएट्रा ड्यूरा, ये तकनीक है और वो भी ऐतिहासिक तकनीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखिए 46 है, नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। और ये समुद्र के खारेपन के कारण उसमें मुख्यतः सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है नमक में। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 47 है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का फुल फॉर्म में पूरा अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और याद रखिएगा इसे वस्तु एवं सेवा कर भी कहते हैं। और इस भारत में इस 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। और यह एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और इसे कई अर्थशास्त्रियों ने सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। तो याद रखेंगे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो याद देखिएगा आरती साहा, ये पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने 29 सितंबर 1959, ये डेट थी 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करके पहली एशियाई महिला के तौर पर अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया था। और इससे इन्हें हिंदुस्तानी जल परी भी कहा जाता है, आरती साहा को। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, पुस्तक इंडिया 2020 द्वारा लिखी गई। तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी। और यह पुस्तक उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले लिखी थी। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इसका, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है जनतंत्र। और याद रखेंगे जनतंत्र में देखिएगा जनधन तंत्र, याद रखिए। तो इसका अर्थ होता है जनतंत्र का जनता का शासन या शासन पर नियंत्रण, ये याद रखेंगे। भारतीय जनतंत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने की अनुमति है और चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो यही होता है जनतंत्र का मेन मतलब इसका। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये भारतीय जनतंत्र का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 51 नंबर देखिए, यहाँ से गणित का सेशन स्टार्ट होता है और आपको सभी प्रश्न सरल तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए एक थैले में 1 रुपये, 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये टोटल हैं। अब 1, 2 और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 के अनुपात में है। तो थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। तो आप याद रखेंगे, पहले तो लिख लेंगे कि सिक्के कितने कितने रुपये के हैं, माने एक सिक्के की वैल्यू। तो 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये, ये तो एक सिक्के की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है, तो संख्या का अनुपात यहाँ पर लिख लेंगे। अनुपात में दिया है 8:1:5। तो यहाँ लिखेंगे इसको 8:1:5। अब इसके बाद देखिएगा रुपये का कुल मान निकालना है। तो यदि रुपये निकालना है तो सिक्का और संख्या का आपस में गुणा कर लेते हैं, मतलब एक सिक्के की वैल्यू और ये संख्या का गुणा होगा। तो देखिए अनुपात रुपये का अनुपात में आ जाएगा 8 × 8 अनुपाते 2 × 2 अनुपाते 5 × 5 = 25।
अब देखिए यहाँ पर रुपए का टोटल योग हो रहा है अनुपात में, यहाँ पर देखेंगे तो 8 2 10, 25 10 35। अब 35 अनुपात की वैल्यू हो गई, थैली में टोटल 420 रुपये है, ये बता रहा था। तो यहाँ पर 35 अनुपात बराबर 420 के, तो एक अनुपात निकालना है। तो 7 पना 35, 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 छंग 42, ये 60 हुआ। तो 5 एकम 5, 12 पंचे 60, एक अनुपात की वैल्यू 12 आ गई। कह रहा कि 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात में 5 ही है। तो एक बराबर जब 12 है तो 5 बराबर निकाल लेंगे, तो संख्या निकालना है। तो 5 बराबर 5 गुणे 12 करेंगे तो 60 सिक्के होंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आपको इसी तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों y1, y2, y3, y4 तथा y5 के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए y1 का देखिए आयात है 0.81 और ये है आयात 0.90, y3 का इतना ये आयात दिया हुआ है। कह रहा कि यदि y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो वर्ष y3 के लिए आयात करोड़ में कितना होगा। तो 35,000 रुपये तो ये निर्यात है। अब इसका निकाल देना है। देखिए y3 का आयात का ये दे गया 1.10, तो इसका निकालेंगे गुणे 1.10 का मतलब दशमलव हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा और यही वैल्यू निकाल देंगे 35,000 का 1.10 कितना होगा। तो यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, यहाँ से भी 0 0 कैंसिल आउट, फिर 11 पचे 55 की 5 हासिल 5 और 11 33 5 38 और यहाँ पर ये डबल 0 लगाएंगे तो 38,500 रुपये होगा। इसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए 40% पहले कम है तो मान लेते हैं कि मूल मान 100 था। अब यहाँ पर 40% यदि कम करेंगे तो मतलब 100 का 40% 40 ही कम करेंगे तो बचेगा 60। अब ये इस तरह पहले 100 मानेंगे, 100 में 40 घटाएं 60 हुआ। तो अब प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, कह रहा कि क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिकता निकालना है। तो याद रखेंगे ये जितना कम किए थे ऊपर लिखी जाती है वैल्यू और जो परिवर्तित हो गया वो नीचे लिखेंगे या गुणे 100 होगा। तो इतने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखिएगा 20 से कैंसिल आउट, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो मतलब यहाँ 2 गुणे 100 करेंगे तो 200 और बटे 3 इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, चाहे 2 बटे 3 की वैल्यू याद हो तो 66.66 आएगा। तो इतने % अधिक होगा। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो यहाँ पर देखिए समय पूछ रहा है, कह रहा है कि कितने समय में तय करेगा। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। अब बस वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से समय आ जाएगा। तो दूरी तो दिया है किलोमीटर में 936 किलोमीटर, तो इसको जस्ट ज्यों का त्यों लिख लेंगे और समय घंटे में यहाँ निकालना है। तो देखिए चाल दिया है मीटर प्रति सेकंड में, ये नीचे चाल है तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड दिया है तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 18/5 से गुणा कर लेंगे यहीं पर। अब देखिए 5 एकम 5, 5 चौक 20, फिर और कैंसिल आउट कर लेंगे तो 4 एकम 4, यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट होगा, 4 दूनी 8, फिर 13 हुआ तो 4 3 12, 4 चौक 16। अब 18 का देखिए 18 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18 एकम 18, यहाँ भी 18 एकम 18, फिर 5 54 हुआ, 18 3 54, तो मतलब 13 घंटे आएगा, 13 आवर। इस तरह से समय फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 रुपये में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए 15% की यदि छूट दे रहा है तो 100 में यदि 15 माइनस करेंगे तो वो वस्तु बिकेगी 85% में, मतलब 85% में वो बेच रहा है। तो 85% की वैल्यू यहाँ पर दिया है, 85% बराबर दिया है 4777। यहाँ पर ये इस वैल्यू को लिख लेंगे। अब वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 100% होता है अंकित मूल्य हमेशा। तो 100% की निकालना है तो 1% की यहीं से निकाल लेते हैं। 1% बराबर 4777 और बटे हो जाएगा 85। लेकिन जब 100% की निकालेंगे 100% की तो 100 का गुणा इसी में कर देंगे, मतलब 4777 बटे हो जाएगा 85 इंटू 100, तो ये अंकित मूल्य आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब सॉल्व कर लेते हैं, 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 17 पना 85, यहाँ 5 से 20 पंचे 100, 17 से इसको कैंसिल आउट, 17 एकम 17, यहाँ 17 दूनी 34 और फिर इसके बाद जाएगा 8 बार, 17 8 136, फिर 17 एकम 17, आप कैंसिल आउट करिए 281 आएगा, गुणे 20 कर देंगे तो ये आ जाएगा अंकित मूल्य 100% की वैल्यू। तो 2 एकम 2, 2 8 16 की 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 5620 रुपये था उसका अंकित मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य x% से घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात क्रमशः 7:3 है तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले वस्तुओं का मूल्य 3:2 था, तो यहाँ पर लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3:2 है, मतलब 3/2। अब कह रहा है कि फर्स्ट को 40% बढ़ाता है, तो यहाँ पर 100 में जब 40 बढ़ाएंगे तो 140 का गुणा कर देंगे, 3 × 140, ये पहली वस्तु है। और दूसरी में देखिए, दूसरी को x% घटा रहा है, तो यदि x% घटाएगा तो 100 - x करेंगे, क्योंकि वैल्यू दिया नहीं है, x माना है, तो इसमें गुणा कर देंगे 100 - x का, और ये अनुपात नया अनुपात प्राप्त हो जाता है 7:3। ये आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार ये मिलेगा। अब इसी को सॉल्व करिए, x का मान आ जाएगा, तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 20 हुआ, और यहाँ से 2 एकम 2, 2 दहम 20, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30 और 30 तिहाई 90। जब गुणा करेंगे 10 तिहाई 30, 30 तिहाई 90, तिरिया गुणा करेंगे, और यहाँ 100 - x का 1 से गुणा करेंगे तो 100 - x ही रहेगा, तो -x इधर ले आएंगे तो +x हो जाएगा, 90 उधर जाएगा तो 100 में 90 घटाएंगे तो 10, तो 10% घटाएगा मूल्य को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है। देखिए, U/V बराबर 4:7 है तथा V/W बराबर 9:7 है। यदि U बराबर 72 तो W बराबर क्या होगा। तो पहले तो देखिए, अनुपात में सामूहिक सम्मिलित अनुपात निकालेंगे, ये अलग अलग दिया है, UV का अनुपात दिया है तो लिख लेंगे 4:7, और इसी में देखिए V और W का दिया है तो लिख लेंगे V/W। ये अनुपात दिया है 9:7, तो यहाँ लिखेंगे 9:7। अब इसके बाद सम्मिलित अनुपात निकालना है, तो यहाँ देखिए V वाली वैल्यू को समान करेंगे, क्योंकि दोनों जगह यहाँ V है, तो यहाँ देखिए 9 है, यहाँ 7 है, तो इनको समान करना है, तो 9 का गुणा कर लेंगे इस वाले दोनों पदों के साथ। तो देखिए यहाँ पर 9 चौको 36 और अनुपाते 9 सत्ते 63, ये तो चेंज हुआ, और 7 का गुणा कर लेंगे इन दोनों के साथ करेंगे, तो 7 नहीं है 63 अनुपाते, और 7 सत्ता 49 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा इसको। अब इनका देखिए सम्मिलित अनुपात निकाल लेंगे, U/V/W। तो यहाँ पर सम्मिलित अनुपात निकालना, तो U का मान 36 हो जाएगा, यहीं से वैल्यू लिखेंगे, और V ये जो सेम वैल्यू अभी कर लिए 63, तो यहाँ लिखेंगे 63 अनुपाते, और W का मान हो जाएगा 49। तो ये अनुपात में वैल्यू प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर देखिए अनुपातिक योग आएगा, सॉरी, यहाँ पर U का मान 72 दिया है, W का पूछ रहा है, तो यहाँ पर U का देखिए अनुपात में 36 है, तो यानी 36 बराबर दिया है 36 अनुपात की वैल्यू 72, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72, एक अनुपात की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर W का निकालना, तो ये 49 है अनुपात में, तो 49 अनुपात की वैल्यू निकालेंगे, तो यही W का मान कहलाएगा, तो 49 × 2 कर देंगे, क्योंकि एक अनुपात की 2 है, तो 49 अनुपात की हो जाएगी, 49 दूनी 98। इस तरह इसको फाइंड करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है। एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या होगी। तो यहाँ पर याद रखेंगे 5 वर्ष में जो हो जाता है, तो 5 वर्ष का अमाउंट दिया है, मतलब मिश्र धन, तो 5 वर्ष का अमाउंट या 5 वर्ष का मिश्र धन लिखेंगे 10,650 रुपये, और इसी में देखिए 6 वर्ष का दिया है मिश्र धन 11,076, तो 6 वर्ष का अमाउंट यहाँ लिख लेंगे 11,076 रुपये। अब इसमें देखिएगा, जब आपस में इसको घटाएंगे, दोनों मिश्र धनों को आपस में माइनस करेंगे तो ब्याज आएगी, लेकिन यहाँ वर्ष में अंतर आता है एक, तो 1 वर्ष का एसआई आ जाएगा, मतलब साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का एसआई होगा, ये निकालना होगा पहले 1 वर्ष का एसआई यहाँ पर निकलेगा, तो आपस में जब माइनस करेंगे इन दोनों को तो 426 रुपये, इसको आप लोग घटा लीजिएगा। अब यह तो 5 वर्ष का एसआई निकालने या 6 वर्ष का, तो 5 वर्ष का निकाल लेते हैं, क्योंकि 5 वर्ष का अमाउंट दिया है, तो यहीं से 5 वर्ष का एसआई निकाल लेते हैं, ये तरीका है लगाने का। तो 426 × 5 करेंगे तो 5 वर्ष का एसआई हो जाएगा 5 6 30 हासिल 3, 5 दूनी 10 3 13 हासिल 1, और 5 चौक 20 1 2130 रुपये हो जाएगा 5 वर्ष का एसआई। अब यहाँ पर देखिएगा, जब 5 वर्ष का एसआई यानी साधारण ब्याज मिल गया, 5 वर्ष का अमाउंट भी दिया है, मिश्र धन दिया है, तो 5वें वर्ष का मूलधन निकाल लेंगे, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल निकालना है 5 वर्ष का, तो प्रिंसिपल बराबर यानी मूलधन बराबर अमाउंट माइनस ब्याज होता है, यानी एसआई, अमाउंट माइनस एसआई। तो 5 वर्ष का अमाउंट दिया है देखिए 10,650 रुपये, और 5वें वर्ष का एसआई यहाँ फाइंड कर लिए हैं 2130 रुपये, माइनस कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा, तो इसको घटाने पर आ जाएगा 8520। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, 8520 रुपये। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, मनीष ने 225 रुपये प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 रुपये प्रति किताब की दर से बेच दिया, तो 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो देखिए एक किताब का देखिए क्रय मूल्य 225 है, तो 7 किताब का सीपी निकालेंगे तो 7 गुणे कर देंगे 225, तो 7 किताबों का क्रय मूल्य हो जाएगा। और 7 किताब का विक्रय मूल्य, तो एक किताब का विक्रय मूल्य 162 है, तो 7 किताब का हो जाएगा 7 गुणे 162। अब देखिए यहाँ पर दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो हानि आएगी, तो हानि देखते हैं कितने रुपए की आएगी। तो हानि बराबर, अब 7 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 225 और माइनस 162। अब यहाँ पर देखिए जब जो बचेगा उसमें 7 का गुणा होगा, तो यहाँ 63 बचेगा। देखिए 5 में 2 घटाएंगे 3, अब 12 में 6 घटाएंगे 6, तो 63 गुणे 7 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 441। तो ये 441 रुपये की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि 7 किताबों पर क्या हानि होगी, तो एक किताब का दिया था क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो 7 का निकाल लेंगे और इसके बाद माइनस करेंगे गुणा करके। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयों S1, S2, S3, S4 ये दिया है S7 तक उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। मतलब जैसे मिठाई फर्स्ट में चीनी है 23%, मिठाई सेकंड में है 32% और थर्ड में है 16%, फोर्थ में है 18%, और मिठाई 5 में 22% चीनी, 6 में 25% और 7 मिठाई में ये 19% ये चीनी का प्रतिशत दिया है। तो कह रहा कि मिठाई 4 का कुल वजन यदि 150 किलोग्राम है तो मिठाई 4 में प्रयुक्त चीनी की मात्रा कितनी है। तो देखिए मिठाई 4 का कुल वजन दिया है 150 किलोग्राम और मिठाई 4 में ये प्रतिशत दिया है चीनी का 18%, तो 18% निकाल देंगे डायरेक्ट इसका। तो 150 का 18% निकालना तो 18/100 का गुणा हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल आउट, फिर 5 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 9 18, तो 9 3 27 किलोग्राम होगा यहाँ पर चीनी की मात्रा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर है, यदि 5 निरीक्षणों A1, A2, A3, A4 तथा A5 का औसत n है, पहले दे दिया 5 निरीक्षणों का, तो 5 नए निरीक्षण जिसमें देखिए प्रत्येक में 100 घटा रहा है, A1 -100, A2 -100, A3 -100, A4 -100 और A5 -100 का औसत कितना होगा। तो पुराना औसत दिया है n, अब इसमें भी 100 घटा देंगे पुराने औसत में, तो ये नया औसत आ जाएगा। औसत में ही 100 घटा देंगे क्योंकि प्रत्येक आंकड़े में भी घटाया है 100, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए तथा बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर पूछ रहा, तो देखिए ऊपर 6 गुणे 8 डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे और नीचे दोनों को जोड़ देंगे 6 + 8, ये दोनों मिलकर पूछ रहा है, अकेले अकेले दिया था तो यहाँ 6 गुणे 8 ही रहेगा, नीचे 8 6 14 हो जाएगा, तो 2 7 14, 2 चौको 8, तो 6 चौको 24, 24/7 दिन में करेंगे दोनों मिलकर। तो या तो भिन्न में दिया होगा तो 24/7 दिन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भिन्न में ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट ये भिन्न दी हुई है, इसको सरल करना है, तो पहले ब्रैकेट बड़ा कोष्टक सॉल्व कर लेते हैं। तो बड़े कोष्टक में देखिए कितना प्राप्त होता है, फिर माइनस कर देंगे। तो ये लिखा है देखिए 3 चौक 12, 1 13/4, इसको कन्वर्ट कर लेंगे और फिर +6 है और माइनस ये 4 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ 2 प्राप्त होगा, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा देखिएगा ये 13/4 ही रहेगा और +6 में 2 घटाएंगे तो 4, तो 4 चौक 16, 16 और 13 यहाँ पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29/4। फाइनली ये 29/4 प्राप्त हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे ब्रैकेट के अंदर, अब यहाँ 5 दूनी 10, 10 1 11/2 है, तो 11/2 में माइनस करना है 29/4। तो देखिए हर समान कर सकते हैं, इसको 4 बनाया जा सकता है, तो 2 का गुणा अंश और हर में कर लेंगे, तो यहाँ तो ये 22 हुआ, 22 में जब 29 घटाएंगे तो माइनस का 7 होगा और बटे में ये 4 रहेगा, तो यही इसका फाइनल उत्तर होगा -7/4। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आ जाता है, तो दूरी समान है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो उसके दफ्तर से घर की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ इसको सॉल्व करने का तरीका है, देखिए यहाँ पर पहले स्पीड दिया है चाल दोनों का, तो लिख लेंगे 25 और 20, ये स्पीड दिया है। स्पीड का अनुपात देखते हैं कितना आता है, तो 5 से 5 × 5 = 25, 5 चौक 20, तो स्पीड का उल्टा जस्ट टाइम में हो जाता है, टाइम स्पीड अपोजिट होते हैं, मतलब उल्टा हो जाएगा, तो 4:5 बन जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ अनुपात में टोटल हो रहा है देखिए 9, क्योंकि 4 5 9, लेकिन यहाँ पर समय उसको लगा है कुल 9 घंटे लगा है। तो 9 अनुपात की वैल्यू 9 घंटे, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू 1 घंटे हो जाएगी। तो जब 1 बराबर 1 घंटे तो 4 अनुपात की यहाँ पर निकालेंगे तो 4 घंटे हो जाएगी, और 5 अनुपात की हो जाएगी 5 घंटे। अब किसी एक वाले से निकाल लेंगे, दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर होता है जैसे फर्स्ट वाले से, तो स्पीड तो 25 है और समय दिया है 4 घंटे, तो दूरी बराबर होता है 4 गुणे समय। तो 4 गुणे समय इसी में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा इसमें दूरी, टोटल दूरी घर से और तो इसके दफ्तर तक की। तो 4 दिया है 25, यहाँ पर लिख देंगे वैल्यू 25, और समय है 4, तो 25 चौको 100 किलोमीटर दूरी होगी टोटल। तो इस तरह फाइंड करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी के 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3, P4 तथा P5 पर लाभ प्रतिशत को दर्शाता है। तो देखिएगा, ये पहले ग्राफ देख लेते हैं फिर क्वेश्चन क्या करता है। यहाँ पर देखिएगा, देखिए उत्पाद ये लाभ का प्रतिशत दिया है, P1 का 15% लाभ है, P2 का 30%, P3 का 27%, P4 का 23%, P5 का 8%। कह रहा कि यदि उत्पाद P3 का राजस्व 38,100 रुपये है तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा। तो व्यय नहीं मालूम है तो यक्स मान लेते हैं, और उत्पाद P3 का व्यय यक्स मान लेंगे और 27% लाभ पर बेचेगा उसको। तो यहाँ पर 127% की वैल्यू लिखेंगे, मतलब 127/100, और बराबर ये राजस्व दिया है इसका 38,000, ये प्राप्ति होती है 100 की। तो पहले स्टार्टिंग में मान लेते थे कि इसका व्यय था x रुपये, तो अब इसको देखिए 100 ऊपर जाएगा, 127 नीचे आएगा, तो यहाँ पर x बराबर इसको देखिए 38, या कि फिर यहीं से डायरेक्ट देखिए 127 कैंसिल आउट करेंगे, 127 से कम 127 3 बार जाएगा तो 381 होता है, 127 381, डबल जीरो और लगाएंगे, 100 का जब 300 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 30,000, 100 गुणे 30 करने पर 30,000, 4 जीरो लगा देंगे। यही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब तीनों यदि मिल के करें तो 35 दिन में कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक लगाएंगे, तीनों मिलकर 35 दिन में और अकेले ये 2 मिलकर के 60 दिन में, तो ये तीसरा अकेले कितने दिन में, तो 60 गुणे 35, मतलब ऊपर गुणा कर लेंगे अंश में डायरेक्ट ट्रिक से, और नीचे घटा लेंगे 60 माइनस 35, तो यही उत्तर आ जाएगा। तो ये ऊपर 60 गुणे 35 ही रहेगा, और नीचे घटाएंगे 60 में 35 तो 25 बचेगा, कैंसिल आउट करेंगे, 5 पचम 25, यहाँ 5 सते 35, फिर 5 एकम 5, 12 पंचे 60, तो 12 सते 84। अकेले यदि पूछेगा तो यहाँ नीचे घटाना इतना याद रखेंगे, 84 दिन में करेगा अकेले, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं का 125 गुना हो जाएगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज की कंडीशन पर कह रहा है, तो 3 वर्ष में, और यहाँ पर बता रहा है 5 गुना, तो इसी से देखिए सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आगे कह रहा है कि 125 गुना होना है, तो ये 5 गुना था, तो 125 गुना का मतलब इसको लिखेंगे, यहाँ याद रखिएगा 125 गुना को लिखेंगे, 5 तो आधार में रहेगा, अब पावर में 3 लगा देंगे तो ये वैल्यू यही कहलाएगी। तो ये वाली वैल्यू आधार में ले लेते हैं। अब ये जो घात में 3 आया तो इसी घात का गुना इस 3 में कर देंगे, तो यहाँ वर्ष समय आ जाएगा कि 125 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 का गुना इस घात वाले से कर देना है बस। तो 3 3 का 9, तो 9 वर्ष हो जाएगा इसका उत्तर। इस तरह इसको सॉल्व करते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 है। देखिए, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 और 2 विकेट लिए, तो दिए गए आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। बहुलक का मतलब जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, जो सबसे ज़्यादा बार आया, तो देखिए 2 सबसे अधिक बार आया है, ये 2 का प्रयोग 4 बार हुआ है, तो इसकी बहुलक होगा इसका 4, ऑप्शन नंबर ए 2 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 है। देखिए, 2 क्यूब गुणे 5 की 3 की घात 5 तथा 3 क्यूब गुणे 5 स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो जब भी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो हमेशा याद रखिएगा, इसमें महत्तम समापवर्तक के लिए दोनों में कॉमन देख लेंगे, उभयनिष्ठ क्या है, पहले तो कॉमन बेस देखते हैं, तो यहाँ पर 3 दोनों में है तो 3 ही लिखा जाएगा, और मिनिमम पावर मतलब न्यूनतम घात देखना, तो पावर 3 लगा है, तो 3 क्यूब ही होगा इसका महत्तम दोनों का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। कॉमन देखते उभयनिष्ठ और फिर इसके बाद न्यूनतम घात देखना है।
क्वेश्चन नंबर 70 है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्रय मूल्य 220 रुपया है और 20% लाभ पर बेचना है तो 120% में बिकेगी, क्योंकि 100 धन 20 जोड़ लेंगे तो 120% मतलब 120/100। अब विक्रय मूल्य निकालना है तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2 और 12 दूनी 24, 24 2 26, तो 264 रुपये होगा विक्रय मूल्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये सरलीकरण का प्रश्न है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इसके साथ फिर का लगा है तो इसके साथ पहले गुणा करेंगे छोटे ब्रैकेट की वैल्यू का। तो छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए छोटे ब्रैकेट में 10 + 14/3, तो लिख लेंगे 10 + 14/3 और -1। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 + 14/3, यहाँ भाग लगा है तो लिखेंगे 14/3 और -1। तो यहाँ पर देखिए 10 में जब 1 घटाएंगे, 1 घटा लेंगे तो 9 बचेगा, 9 + 14/3, तो इसको लिख सकते हैं 9 सही 14/3। तो मतलब 3 9 27, यह 9 3 27, 27 और 14 जोड़ेंगे तो 41, 41/3 आएगा। यहाँ पर इसका सल्यूशन होगा छोटे ब्रैकेट का। अब 5/3 के साथ गुणा कर देंगे। अब बड़ा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। तो बड़ा ब्रैकेट में देखिएगा, बड़े ब्रैकेट में लिखा है 10 3 30 1 31/3, पहले इसको लिख लेंगे, फिर भाग का चिन्ह लगा है और 5 गुणे का मतलब गुणा हो जाएगा, ये ब्रैकेट में वैल्यू आ गई 41/3। तो यहाँ पर 5/3 है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये दोनों एक कहलाएगा, क्योंकि बीच में का लगा है तो का मतलब ये दोनों भिन्न एक हो गई। तो अब यहाँ पर देखिएगा, जब यहाँ पर लिखेंगे 31/3 और भाग को गुणे में कन्वर्ट करेंगे तो इन दोनों के आंसर पलट जाएंगे, मतलब इसको 3/5 और गुणे इसको भी 3/41 ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, अब 31 × 3 कर लेंगे तो 31 3 93 होता है और बटे 41 पंचे 205, 40 पंचे 200, 1 पंचे 5, तो ये 93/205 इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 21 12 मीटर और 16 मीटर है, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम छड़ की लंबाई। तो कमरा घनाभाकार है और छड़ की लंबाई घनाभ के विकर्ण के बराबर होगी अधिकतम छड़ की लंबाई। तो घनाभ का विकर्ण का सूत्र होता है √ लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग। तो इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है 21 का वर्ग, 12 का वर्ग और 16 का वर्ग, तो लिखेंगे 21 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग और प्लस 16 का वर्ग। तो 21 का वर्ग होता है 441, तो इसका लिखेंगे 441 प्लस 12 का वर्ग 144 और 16 का वर्ग 256। अब आपस में इसको जोड़ लेंगे सभी को, तो यहाँ पर जोड़ने पर वैल्यू प्राप्त होगी। देखिएगा यहाँ पर आप लोग जोड़ लीजिए, 841 प्राप्त होगा जोड़ने पर, और 841 का वर्गमूल होता है 29, तो 29 मीटर होगा अधिकतम छड़ की लंबाई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। ये बाद में देना चाहिए लेकिन पहले दे दिया है, और कह रहा कि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था, तो अध्यापक का वजन कितना। तो पहले लिख लेंगे 22 छात्रों का ये दिया है 31 किलोग्राम, तो 22 × 31 करेंगे तो 22 छात्रों का कुल वजन आ जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, 682 किलोग्राम हो जाएगा। और अध्यापक का भार जब शामिल करेंगे तो यहाँ 23 संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता तो यहाँ 32 हो जाएगा। तो अब टोटल अध्यापक सहित अब कुल भार हो जाएगा यहाँ पर 736, गुणा करेंगे 23 × 32। अब देखिए अध्यापक का भार निकालना है तो आपस में इसको माइनस कर लीजिए, तो 6 में 2 घटाएंगे 4 और 13 में 8 घटाएंगे 5, तो 54 kg होगा अध्यापक का भार, 54 किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर है, देखिए एक शंख की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर तथा उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो यदि इसे रंगने की दर 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंख को बाहर से रंगने में कुल खर्च कितना आएगा। तो यानी वक्र पृष्ठ निकालना है। शंख का वक्र पृष्ठ होता है πr/l और l तिर्यक ऊंचाई है, तो पहले तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे, दिया नहीं है तो तिर्यक ऊंचाई l बराबर निकालने का सूत्र होता है त्रिज्या का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो जहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई दिया है प्रश्न में, कह रहा कि एक शंख की ऊंचाई 16 है और उसके आधार की त्रिज्या 30 है, तो त्रिज्या 30 है तो 30 का स्क्वायर, ऊंचाई 16 है तो 16 का स्क्वायर। अब 30 का स्क्वायर होता है 900 और 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा 1156 टोटल। आप इसको आपस में जोड़ लीजिए तो जोड़ आ जाएगा इसका, यहाँ पर डायरेक्ट 1156 ही लिख लेंगे और इसका वर्गमूल होता है 34, तो यहाँ पर इसको डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब इसके बाद वक्र पृष्ठ निकालना है, फिर उसी में गुणा कर देंगे जो 14 दिया है। तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालना है, तो πr/l होता है शंकु का वक्र पृष्ठ। अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दिया है, त्रिज्या तो दिया है यहाँ पर 30, तो यहाँ लिख देंगे 30 और यल यहाँ पर जस्ट निकाले हैं 34। तो जब आपस में गुणा करके और 7 से भाग करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3205
0.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा वक्रपृष्ठीय। अब 1 वर्ग सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू दिया है 14 रुपये। तो यहाँ पर टोटल ये क्षेत्रफल आ गया है, तो इसमें गुणा कर देंगे 14 का, तो उत्तर आ जाएगा। तो 14 देखिएगा 3205.71 गुणे कर देंगे 14, तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा गुणा करके, 44,880 रुपये आएगा। तो इस तरह से फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और इसकी लंबाई दिया है वर्ग के विकर्ण की 10√2। a√2 की वैल्यू दिया है 10√2 के बराबर, तो √2 कैंसिल, मतलब a बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या a स्क्वायर होता है। तो भुजा 10 आ गई है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10×100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और इसमें केवल यहीं तक सॉल्व करेंगे और इस बड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग प्रत्येक सॉल्व पेपर का मिल जाएगा और हिंदी और जीके को अलग से वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। पूरे आपको सॉल्व पेपर आपको 2019 के मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, और इनको आप बार बार रिवीजन करिए क्योंकि सवाल इसी टाइप के आते हैं। और वीडियो आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में शेयर करिए क्योंकि जो भी SSC GD की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम नज़दीक है तो उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।